हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी सी एस नेट ने अपने क्वेश्चन पेपर आउट किया है उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की। ये वही क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट किए थे अपने एग्ज़ाम में, क्योंकि इनके बारे में मुझे थोड़ी नॉलेज थी। मैंने अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे, बट अब मुझे ये आइडिया नहीं है कि कितने सही हुए थे। तो इसी वीडियो के दौरान मैं ये भी चेक कर लूँगा कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था वो था पहला क्वेश्चन, उसमें फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट KDEL रिसेप्टर। तो KDEL रिसेप्टर्स क्या होते हैं? KDEL रिसेप्टर्स आपके वो रिसेप्टर्स हैं जो आपके प्रोटीन्स को गोल्गी बॉडी से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो ट्रांसफ़र होता है उसमें ये हेल्प करते हैं KDEL रिसेप्टर्स। तो अब इसमें से ये चेक करना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, और उसमें से चारों ये इन ऑप्शंस में से हमको ये सेलेक्ट करना है कि आपका कौन सा वाला ऑप्शन सही है। तो इसमें से जो मुझे दो चीज़ें याद थी KDEL रिसेप्टर के बारे में, वो सबसे पहले रिसेप्टर्स थी, क्योंकि ये मेरे को याद था कि ये गोल्गी बॉडी और ER के बीच में ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो ये ER की मतलब ER की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट रहते हैं। तो उसमें से एक थर्ड ऑप्शन ये जैसे आपको दिख रहा है, KDEL रिसेप्टर इज सिंथेसाइज्ड ऑन द ER। तो एक तो ये ऑप्शन मेरे को दिमाग में था। दूसरा ऑप्शन था आपका कि KDEL रिसेप्टर इज प्रेजेंट इन द ER एंड गोल्गी बॉडीज़। तो रिसेप्टर जो हैं वो दोनों पर प्रेजेंट होते हैं, KDEL का जो रिसेप्टर है ER और गोल्गी बॉडीज़ पे। बाकी के ये दोनों ऑप्शंस पे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं, तो मैंने इन्हीं दोनों ऑप्शन की नॉलेज के बेसिस पे ये क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था, और इसमें से एक ऑप्शन मुझे मिल गया था C एंड D ओनली। क्योंकि अब मुझे ये तो पता था, कंफर्म था कि C और D तो हैं। अब लेकिन इसमें से कोई और ऑप्शन ऐसा नहीं था जिसमें C और D भी हो और दूसरा कोई भी हो, जिसमें जैसे ये थर्ड ऑप्शन है, इसमें एक ACD भी है। लेकिन अब मुझे ये C और D का तो कंफर्म था कि C और D हैं, तो मैंने इसमें थोड़ा सा रिस्क लिया था कि मेरे को C एंड D का कंफर्म है, A का मुझे कंफर्म नहीं है, तो मैंने सिर्फ फोर्थ वाला ऑप्शन को सेलेक्ट कर दिया था। तो बाकी अभी मैंने आगे चेक किया है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइक्लिन प्रोटीन। साइक्लिन प्रोटीन सबको पता है कि आपके जो सेल साइकिल्स में जो रेगुलेशन का काम करते हैं, CDK1 और ये सब साइक्लिन प्रोटीन्स होते हैं, ये आपके सेल साइकिल में यूज होते हैं। तो अब इसमें से कुछ ऑप्शन, इन्हीं के बारे में कुछ बातें लिखी हैं, वो आपको सेलेक्ट करके बतानी है कि कौन कौन सी बात इनके बारे में सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंटेन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो इसमें भी वही था कि मेरे पास जितनी नॉलेज थी, जितनी बातें मुझे याद थी साइक्लिन प्रोटीन्स के बारे में, वही मैंने चीज़ें इसमें ढूंढी, और उसी के बेसिस पे मैंने अपने ऑप्शंस शॉर्ट लिस्ट करे कि ये वाला ऑप्शन मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये वाला ऑप्शन मैं टिक कर सकता हूँ। तो जैसे इसमें मैंने सबसे पहले देखा था कि आपका D ऑप्शन जो था, कि ये वाला जो ऑप्शन है इसमें D, रेटिनोब्लास्टोमा RB इज ए की टारगेट ऑफ एक्टिवेटेड साइक्लिन D CDK4/6 कॉम्प्लेक्स, ये चीज़ मेरे को पता थी। तो मेरे को ये तो कंफर्म हो गया कि अब D वाला ऑप्शन मेरे को सही है। तो इन चारों ऑप्शन में से D किस किस में है? अब D फर्स्ट में था, थर्ड में था और फोर्थ में था। अब देखो मैंने इसमें कैसे फिर शॉर्टलिस्ट करने के लिए क्या किया। अब पहले ऑप्शन में ABD है, फिर तीसरे ऑप्शन में BDE है, और चौथे ऑप्शन में आपका ACD है। D आपका कॉमन है, तो अब फ़र्क सिर्फ पड़ रहा है आपका, या तो E का पड़ रहा है, क्योंकि B आपका जो इसमें फर्स्ट में AB आ गया, थर्ड में BD आ गया, और इसमें फोर्थ में आपका AC आ गया। तो यानी कि अब मुझे ये सेलेक्ट करना था, क्योंकि C फर्स्ट में नहीं था और थर्ड में भी नहीं था, तो मुझे ये चीज़ चेक करनी थी कि C है या नहीं है। बाकी जैसे मैंने अगर ये कंफर्म कर लूँगा कि C ऑप्शन सही है, तो वैसे ही मैं या तो इस ऑप्शन को माइनस कर दूंगा या फिर इसको ऑप्शन को सेलेक्ट करके फाइनल आंसर टिक कर दूंगा। तो C ऑप्शन क्या है? जीवन साइक्लिंग कैन बी एक्टिवेटेड बाई माइटोजेनिक फैक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी उसमें, कि जीवन साइक्लिंग जो है वो थ्रू आउट द सेल साइकिल जो एक्टिवेटेड रहते हैं, किसकी वजह से? माइटोजेंस की वजह से। माइटोजेंस का दूसरा आपको उनको बोल सकते हैं माइटोजेनिक फैक्टर्स। तो यानी कि C वाला ऑप्शन आपका भी सही है। तो यानी कि अब इसमें जो है C और D हो गया। अब C और D किसी और चीज़ में है नहीं, किसी और ऑप्शन में, तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन ही आपका इसमें सही है। तो आगे चलते हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट द कैटालिटिक इंट्रॉन्स। अब इंट्रॉन्स की ये भी बड़ा समझ लीजिए, बस वो पता नहीं मुझे को कैसे याद रह गया ये कैटालिटिक इंट्रॉन्स का, मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा भी नहीं था ये टॉपिक। बट वही मैंने इसमें ऑप्शन को शॉर्टलिस्ट करने वाली टेक्निक यूज़ करी कि कौन सा ऑप्शन मेरे को याद है कि ये वाली चीज़ तो इसमें कंफर्म है, उसके बेसिस पे मैंने बाकी सारे ऑप्शन इसमें से निगेट आउट कर दिए। तो इसमें भी यही हुआ था कि अब इसमें से मुझे एक ऑप्शन जो याद था वो था ये D वाला। जनरली ग्रुप 1 इंट्रॉन्स माइग्रेट टू DNA मीडिएटेड मैकेनिज्म, वेर एज ग्रुप 2 इंट्रॉन्स माइग्रेट बाई RNA मीडिएटेड मैकेनिज्म। अब इसमें भी मेरे को D ऑप्शन आया था, तो अब D में भी फिर फर्स्ट आ गया था, फिर थर्ड आ गया था,
और फिर सेकंड भी आ गया था और फोर्थ भी आ गया, तो यानी कि डी का मुझे कुछ ज़्यादा फ़ायदा हुआ नहीं था उसमें। तो अब मैंने फिर और चेक किया कि भाई डी के अलावा मुझे और कौन सा ऑप्शन इसमें से सही लग रहा है, या कौन सा ऑप्शन इसमें मेरे को याद है। उसमें एक चीज़ और याद थी मुझे, ये ग्रुप 1 इंट्रॉन्स है, ये अंडरगो सेल्फ स्प्लाइसिंग बाई ट्रांसिस्टरिफिकेशन। ये चीज़ मेरे को याद थी कि ग्रुप 1 इंट्रॉन्स हैं तो ये ट्रांसिस्टरिफिकेशन के होते हैं, सेल्फ स्प्लाइसिंग। तो इसमें से ए ऑप्शन मेरे को कंफर्म हो गया। अब जैसे ए ऑप्शन कंफर्म हुआ तो उसमें से आपका फर्स्ट ऑप्शन बचा और आपका थर्ड ऑप्शन बचा, बाकी तो कोई ऑप्शन नहीं बचा। अब मेरे को इसमें से ए डी दोनों में कॉमन है, बी और सी में से मुझे डिसाइड करना था कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो अब फिर इसमें मैंने थोड़ा सा इसमें मैंने रिस्क लिया था, क्योंकि मुझे बी और सी के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन थी नहीं। मैंने रिस्क लिया था कि ग्रुप 2 इंट्रॉन्स डू नॉट रिक्वायर एनी फैक्टर प्रोटीन फॉर ऑटो स्प्लाइसिंग ईदर इन विवो और इन विट्रो। तो मैंने ये जो है ऑप्शन इसमें था नहीं, मतलब ये वाला ऑप्शन मुझे पता नहीं था। मैंने इसमें रिस्क लिया था कि मैंने इसमें ऑप्शन सी पे सेलेक्ट किया था, सर्टेन इंट्रॉन्स ऑफ बोथ ऑफ ग्रुप्स 1 एंड क्लासेस मे कंटेन ओपन रीडिंग फ्रेम्स विच आर ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन्स। तो ये ऑप्शन मैंने सी पे इस पर थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट किया था। और ये अब आपका मैंने चेक कर लिया, ये वाली चीज़ें इसमें होती है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट रेगुलेशन ऑफ यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन। अब इसमें भी मैंने वही टेक्निक अपनाई थी कि जो मुझे चीज़ पता है वो मैं ढूंढ लेता हूँ उसमें पहले कौन सी है। तो अब इसमें जो मुझे पता थी वो थी ई ऑप्शन, द क्रोमैटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स कैन ऑल्टर न्यूक्लियोसोमल आर्किटेक्चर बट कैन नॉट डिस्प्लेस देम। तो ई वाला ऑप्शन मैंने ढूंढा इसमें से। ई वाले ऑप्शन थे आपके सेकंड और थर्ड। अब इसमें से मुझे सेलेक्ट करना था। अब इसमें से मुझे एक चीज़ चेक करनी थी कि कोई भी एक, बाकी के चार में से मुझे कोई भी एक चीज़ पता हो कि ऑप्शन में से इन चारों में से कोई भी एक पता हो कि है नहीं है, तो मेरा ऑप्शन ये आंसर करेक्ट हो जाता। क्योंकि इसके अलावा इन दोनों में, ये ए सी बी डी दोनों में, सब में दोनों में अलग अलग है। मुझे सिर्फ एक ऑप्शन चाहिए कि जिसके बारे में मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन हो। तो डी वाला चेक करते हैं। आर्किटेक्चरल प्रोटीन रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन बाय प्रोमोटिंग डीएनए बेंडिंग, इसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। उसके बाद बी चेक कर लेते हैं। द यूकैरियोटिक जीनोम इज डिवाइडेड इनटू डोमेन्स बाय इंसुलेटर एलिमेंट्स। ये वाली इन्फॉर्मेशन मुझे पता थी कि यूकैरियोटिक जीनोम इज डिवाइडेड इनटू डोमेन्स बाय इंसुलेटर एलिमेंट्स। तो अब इसलिए मैंने फिर इसमें ऑप्शन थर्ड सेलेक्ट कर दिया। इसमें दो ऑप्शन बी और ई की मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन थी, और बाकी कोई ऑप्शन था नहीं जिसमें बी और ई दोनों इकट्ठे हों। तो मैंने थर्ड ऑप्शन इसमें सेलेक्ट कर दिया। अब चलिए आगे चलते हैं। इसमें आगे कह रहा है कि और ऑप्शन है, मैचिंग करनी है कि ये आपके कुछ ऑप्शन दिए हैं, इनको आपको कॉलम 2 से मैच करना है। अब इसमें से अब आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए लैक ऑपरेंड के बारे में, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन के बारे में, एरा ऑपरेंड के बारे में। ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, एरा ऑपरेंड कहीं। लैक ऑपरेंड, राइबो स्विच और ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन तो मैंने फिर भी सुने थे। लैक ऑपरेंड तो सभी लोग अच्छे से पढ़ते ही हैं, राइबो स्विचेस भी सब लोग अच्छे से पढ़ते हैं। ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन, अभी किस चीज़ का ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन था उसके बारे में मुझे कोई खास इन्फॉर्मेशन थी नहीं। तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना शुरू किया कि पॉजिटिव रेगुलेशन ऑफ साइक्लिक एएमपी। अब ये तो सबको पता है कि लैक ऑपरेंड में आपका साइक्लिक एएमपी का रोल प्ले होता है। उसमें वो ग्लूकोज और लैक्टोज के कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे वो लैक ऑपरेंड ओपन या ऑफ होता है, और उसमें साइक्लिक एएमपी सेकंड मैसेंजर जो होता है, सेकेंडरी मैसेंजर जो है वो एक रोल प्ले करता है। तो यानी कि फर्स्ट का जो ऑप्शन है वो तो बी तो कंफर्म हो गया था। अब फर्स्ट का बी फर्स्ट वाले ऑप्शन में था और थर्ड वाले ऑप्शन में था, बाकी थर्ड सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन तो कैंसिल हो गई। अब मुझे और देखना था कि राइबो स्विचेस, एरो ऑपरेंड के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं। राइबो स्विचेस देखना था मुझे किसके साथ मैच कर सकते हैं, और ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन किसके साथ मैच कर सकते हैं। अब इसमें फिर मैंने देखा कि डीएनए लूपिंग इसमें आई हुई है। डीएनए लूपिंग आपका ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन में यूज़ होती है, जब आपका बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है या बैक्टीरिया की जो ट्रांसक्रिप्शन होती है उसमें डीएनए लूपिंग होती है। तो यानी कि ये थर्ड ऑप्शन भी आपका डी से मैच कर गया था। अब मैंने देखा कि थर्ड का ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ में किसके साथ मैच कर रहा है। फर्स्ट में इन्होंने थर्ड का दिया हुआ था ए, उसके बाद में कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं, लेकिन थर्ड का डी इन्होंने दिया हुआ था थर्ड ऑप्शन में, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन ये वाला। तो बाकी फिर मैंने बाकी ऑप्शन चेक ही नहीं करे, बस ये दोनों देखते ही फर्स्ट और थर्ड देखते मैंने इस ऑप्शन को टिक कर दिया, बात खत्म हो गई यहाँ पे। ये क्वेश्चन भी हमारा ठीक हो गया। अब इसमें से एक ये ट्रिकी क्वेश्चन था, ये एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन था कि आपने जो है क्या किया है कि एक ऑर्गेनिज्म है लेशीमिया मेजर, जो प्रोटोजोन पैरासाइट है, वो एक डिजीज़ कॉज करता है और उसमें resides and multiplies within the phagosomes of macrophages. Resistance to the infection correlates very well with the development of TH1 response। यानी कि ये जो डिजीज़ है लेशीमिया मेजर के जो डिजीज़ कॉज करता है, इसके अकॉर्डिंग इसमें जो रेजिस्टेंस आता है उसमें रोल होता है TH1 रेस्पॉन्स का।
इनके TH1 सेल्स है, टी हेल्पर सेल्स हैं। इन ऑर्डर टू प्रूव दिस हाइपोथेसिस 3 ग्रुप्स ऑफ बालबीसी माइस वर टेकन। अब बालबीसी माइस कौन से होते हैं? जिसमें थाइमस हम लोग निकाल देते हैं, थाइमस नेगेटिव वर टेकन। कंट्रोल ग्रुप लिया इन्होंने, उसके बाद IFN गामा नेगेटिव नेगेटिव और IL4 नेगेटिव नेगेटिव, दोनों साइटोकाइंस हैं आपके। ऑल ग्रुप्स वर इन्फेक्टेड विद L major and then parasite load was measured in each group after 4 weeks. Which one of the following results will justify the experiment outcome confirming the hypothesis? अब ये क्या कह रहे हैं कि इन्होंने जो है बाल्बसी माउस लिया, अब इसमें इन्होंने कंट्रोल, एक इन्होंने बनाया कंट्रोल ग्रुप, एक इन्होंने बनाया IFN गामा ग्रुप नेगेटिव नेगेटिव, और एक इन्होंने बनाया आपका IL4 नेगेटिव नेगेटिव ग्रुप। तो कंट्रोल में आपका क्या, इन्होंने कंट्रोल से क्या मतलब है, कंट्रोल में इन्होंने कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी है, तो उसमें सिर्फ बाल्बसी माइस है, यानी कि इसमें थाइमस नेगेटिव है। अब ये तो प्रॉपर्टी तीनों की है, इसमें भी थाइमस नेगेटिव है, इसमें भी थाइमस नेगेटिव है। तो अब हमें ये चेक करना है कि ये TH जैसे TH सेल्स वाली TH1 का लेवल चेक कर रहे हैं ये, तो मतलब उसकी बात चले तो हमें ये देखना चाहिए TH का मतलब हो गया आपका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी कि यहाँ पे टी हेल्पर सेल्स और TCTL सेल्स बनते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का मतलब हो गया आपका, ये हो गया थाइमस, यानी कि ये वाली जो TH1 सेल्स हैं ये थाइमस, यानी कि जिसमें थाइमस नहीं होगा उसमें ये सब चीज़ें TH1 वाला रोल प्ले हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें थाइमस उन्होंने निकाल दिया है। अब लेकिन उसने एक चीज़ और बताई है कि दो ग्रुप्स नहीं है, IFN गामा और IL4, ये दोनों हैं साइटोकाइंस। ये साइटोकाइंस आपके मेजरली तो आपके मैक्रोफेजेस सिक्रीट करते हैं, लेकिन लिम्फोसाइट्स भी सिक्रीट कर सकते हैं इनको स्मॉल क्वांटिटी में। तो मेरे हिसाब से क्योंकि कंट्रोल में आपका थाइमस नेगेटिव है, तो पैरासाइट लोड, जब क्योंकि इसमें TH की पॉपुलेशन है ही नहीं, तो पैरासाइट का लोड बढ़ेगा, कंट्रोल में भी बढ़ेगा और IFN में भी बढ़ेगा और IL4 में भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा IL4 और IFN गामा? क्योंकि ये तो साइटोकाइंस हैं और ये लिम्फोसाइट्स सिक्रीट कर सकते हैं इन IFN गामा को और IL4 को, लेकिन ये जो है IFN गामा और IL4 जो है, इनकी कोई नोन इफेक्ट नहीं है आपका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के ऊपर, कि आपका ये जो है किसी आपके पैरासिटिक या प्रोटोजोन को आपको किल कर सके। मतलब मुझे पता नहीं है अभी ऑप्शन सही है या नहीं है, मैंने इस ऑप्शन पे टिक किया था। अभी जब कुछ और सी एनालिसिस होगा तब इस पे डिसाइड करेंगे ये वाला ऑप्शन सही हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन था जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, वो फॉर्म अ लार्ज एंड इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ सेल्फ सरफेस रिसेप्टर हुज लिगेंड आर सॉल्युबल और मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन और पेप्टाइड्स हार्मोन्स विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब इसमें RTKs के बारे में बात करें, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेसिस के बारे में। अब इसमें जो है हमें ढूंढना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो अब पहला ऑप्शन चेक करते हैं। ऑल RTKs आर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन विद एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड बाइंडिंग साइट्स एंड साइटोसोलिक डोमेन। ये तो सही है कि RTKs जो है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, आधा पार्ट साइटोसोल की तरफ रहता है और आधा पार्ट आपका बाहर की तरफ रहता है, ये ऑप्शन सही हो गया। बाइंडिंग ऑफ लिगेंड कॉजेज मोस्ट RTKs टू डाइमराइज, ये भी सही है क्योंकि जैसी वो लिगेंड की बाइंडिंग होती है वो आपका डाइमर फॉर्म कर लेते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड तो चला गया। अब साइटोसोलिक टायरोसिन काइनेज फॉस्फोराइलेट्स ए डिस्टिंक्ट सेट ऑफ टायरोसिन रेजिड्यूज इन द साइटोसोलिक डोमेन ऑफ द डाइमर। इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन थी नहीं, मैंने इसमें भी रिस्क लिया था कि थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में मुझे ये थोड़ा ज़्यादा इनकरेक्ट लग रहा था। Adaptor proteins and enzymes involved in signaling pathway binds to different phosphotyrosine residues via a conserved polypeptide domain called SH2 domain। तो मैंने इस ऑप्शन पे सिलेक्ट किया था और अभी मैंने चेक किया है कि ये वाला ऑप्शन सही होता है, यानी कि और ये वाला हमारा क्वेश्चन, फिर ये वाला क्वेश्चन भी हमारा ठीक हो गया है। उसके बाद आगे चलते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड विद रेफरेंस टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लाइकोसो aminoglycans and proteoglycans which are major constituents of extracellular matrix, which one of them is incorrect। अब ये ग्लाइकोसो aminoglycans की बात कर रहे हैं और प्रोटियोग्लाइकेंस की बात कर रहे हैं, तो अब इसमें से भी वही ऑप्शन देखना है कि जो ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। तो पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ग्लाइकोसो aminoglycans आर वेरी लॉन्ग पॉलीसेकेराइड चेन कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग डाइसेकेराइड यूनिट्स ऑफ अमीनो शुगर एंड यूरोनिक एसिड, यानी कि ग्लाइकोसो अमीनो एसिड किसके बने हुए हैं, अमीनो शुगर और यूरोनिक एसिड के। तो ये क्वेश्चन ठीक, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका ठीक है क्योंकि ये इसी डाइसेकेराइड्स यूनिट्स ऑफ अमीनो शुगर एंड यूरोनिक एसिड से बनते हैं। और एक्सेप्ट फॉर हाइलोरोनिक एसिड ऑल ग्लाइकोसोमिनोग्लाइकेंस आर कॉन्वलेंटली अटैच टू प्रोटीन्स एज प्रोटियोग्लाइकेंस, ये भी सही है आपका।
ग्लाइकोप्रोटीन्स कंटेन्स लेस कार्बोहाइड्रेट यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ रिलेटिवली शॉर्ट ब्रांच्ड ओलिगोसैकेराइड चेन। ये भी आपका सही है। ग्लाइकोप्रोटीन्स कौन से होते हैं आपके, वो प्रोटीन्स जिनके ऊपर आपके शुगर की मोइटी लगी होती है, तो वो क्या होता है, दे आर रिलेटिवली शॉर्ट, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रिलेटिवली शॉर्ट और ब्रांच्ड ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं वो। जबकि प्रोटियोग्लाइकन्स क्या होते हैं आपके, दे कंटेन्स मोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग अनब्रांच्ड ग्लाइकोसोम इन ग्लाइकन्स चेन्स। और इसमें से 3 ऑप्शन तो सही हो गए थे, ये पता थे मुझे। 4th ऑप्शन ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाता है क्योंकि और कोई ऑप्शन था ही नहीं। लिंक्ड लाइक ओ लिंक्ड एंड एन लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स इन प्रोटियोग्लाइकन्स ऑल्सो ग्लाइकोसोम एंड ग्लाइकन्स आर लिंक्ड टू सीरीन और थ्रीन और एस्पार्टिन। इसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं बाकी, लेकिन तीनों के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन थी कि ये तीनों सही हैं, तो मैंने 4th वाले ऑप्शन पर टिक कर दिया कि यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। ये ड्रोसोफिला से रिलेटेड क्वेश्चन था डेवलपमेंटल बायोलॉजी का, कि ये वाले जीन्स हैं और इनका फंक्शन बताना था कि ये किससे रिलेटेड होते हैं। अब इसमें मुझे सबका ऑप्शन मतलब सारे जीन्स का फंक्शन मुझे ये पता नहीं था। इसमें से मुझे सिर्फ 2 ऑप्शंस का ये 2 जीन्स का ऑप्शन का फंक्शन पता था मुझे, वो थे आपके ऑस्कर और वैसा। अब जैसे ऑस्कर का क्या रोल है इसमें, ऑस्कर का रोल है आपका कि ये आपका एब्डोमेन और पोल सेल यानी कि एब्डोमेन से रिलेटेड कोई काम करता है। एग्जैक्ट मुझे इन्फॉर्मेशन याद नहीं थी कि एब्डोमेन बनने नहीं देता या पोल सेल कुछ नहीं बनने, ऐसा मुझे याद नहीं था। मुझे सिर्फ इतना याद था कि ऑस्कर वाला जो जीन है ड्रोसोफिला में, वो एब्डोमेन से रिलेटेड कुछ काम करता है। अब बाकी इसमें एब्डोमेन वाला कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो फिर मुझे ऑटोमेटिकली ये क्लिक हो गया कि ऑस्कर जो है सी वाला ऑप्शन तो आपका फर्स्ट के साथ मैच करेगा। उसके बाद वैसा वाला मेरे को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी वैसा के बारे में, कि वैसा जो काम करता है वो आपका ऊजेनेसिस यानी कि एग के डेवलपमेंट में कोई काम रोल प्ले करता है, कि इतना मेरे को याद है कि एग के डेवलपमेंट में कोई रोल प्ले करता है। बाकी एग के डेवलपमेंट में ऊजेनेसिस ये एक टर्म लग रही थी मुझे मिली जुली सी, कि जिससे आपका एग से रिलेट कर सकते थे, तो इसलिए मैंने वर्सा को आपका सेकंड ऑप्शन पर टिक कर दिया। अब जैसे ही मैंने को सी का मेरा फर्स्ट हो गया था, सी का फर्स्ट सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, थर्ड वाले ऑप्शन, बाकी सी का फर्स्ट किसी में था ही नहीं। तो वैसे ही मैंने पैसे तो पहले ही वाले जैसे ऑस्कर मुझे याद है तभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने वैसा को भी देखा था कि ये वैसा कंफर्म हो गया था। तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन हमारा ठीक हो गया था। उसके बाद एक और क्वेश्चन आया था, ये तो सेम ही क्वेश्चन है इसमें। उसके बाद एक C3 C2 C4 कैंप प्लान से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था हमारा मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड। इसमें भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता होने की जरूरत नहीं थी, कुछ 1-2 इन्फॉर्मेशन भी आपको पता है कि कुछ तो ये आप ये जो है क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे। इसमें से वही देखना था विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अब इसमें से जो कैंप प्लांट्स के बारे में जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सबको पता होती है। कैंप प्लांट्स के जो स्टोमेटा होते हैं उस स्टोमेटा होते हैं वो नाइट में खुलते हैं, तो यही क्वेश्चन इसमें डी में दिया हुआ था, द स्टोमेटा ऑफ कैंप प्लांट्स ओपन एट नाइट। तो यानी कि ये ऑप्शन आपका सही है। तो जैसे डी देख लो, डी किस किस ऑप्शन में, डी थर्ड और फोर्थ में था, तो यानी कि आपके ये दोनों तो पहले गलत हो गए। अब चेक करना था आपको, बाकी पता है नहीं पता है वो अलग बात है। अब आपको चेक करना है सिर्फ ए और बी में कि ए और बी में कौन सा सही है। अब ए के बारे में इन्फॉर्मेशन है, चाहे ए के बारे में इन्फॉर्मेशन है, चाहे बी के बारे में इन्फॉर्मेशन है, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब देखना C3 साइकिल में क्या होता है। C3 सबसे कॉमन साइकिल है, C2 तो मैंने पढ़ी नहीं थी। C3 साइकिल मैंने पढ़ी थी और C4 साइकिल पढ़ी थी और कैंप प्लांट्स पढ़े थे, C2 मैंने नहीं पढ़ी थी। तो C3 साइकिल में क्या होता है आपका, देखो आपको याद होगा कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA फॉर्म ड्यूरिंग कार्बोक्सिलेशन फेज इज यूटिलाइज फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ शुगर। यानी कि जो आपका PGA मॉलिक्यूल नहीं बनता था उसमें 3 PGA, आपका पहले स्टेप में भी जो मॉलिक्यूल बनता 3 PGA, फिर वो आगे जाके यहाँ पे आपका इसका जो रोल है वो बनता था आपका शुगर में, शुगर की सिंथेसिस में यूज़ होता था ये। तो मैं ये मेरे को चीज़ याद थी कि पहला मॉलिक्यूल जो बनता है C3 साइकिल में वो आपका 3 PGA है और वो शुगर की सिंथेसिस में यूज़ होता है। तो जैसे ही मेरे कोई चीज़ आई फर्स्ट ऑप्शन, तो मैंने ऐसे थर्ड वाला ऑप्शन पर टिक कर दिया। तो ये वाला ही मैंने चेक कर लिया कि ये वाला ऑप्शन भी मेरा ठीक है। अब एक और क्वेश्चन था उसमें, फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ सेलुलर रिस्पॉन्सेज ऑफ रूट हेयर टू बैक्टीरियल नॉड फैक्टर। यानी कि रूट हेयर्स की बात कर रहे हैं इसमें, रूट हेयर और नॉड फैक्टर की बात कर रहे हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक रहता है प्लांट फिजियोलॉजी से, कि नॉड फैक्टर और रूट हेयर्स की में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता ही है। हर बार ऐसा तो नहीं आता लेकिन कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता ही है। अब इसमें से मैच करना था आपको, सारी चीज़ मुझे इसमें भी याद नहीं थी। मुझे को सिर्फ इसमें एक ही चीज़ याद थी कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल डीपोलराइजेशन वाली चीज़ मुझे याद थी कि ये कब होती है। ये जैसे ही आपकी मतलब समझ लीजिए जैसे ही आपने ये इंटरेक्ट करा नॉड फैक्टर आपका रूट हेयर से, तैसे वैसे ही आपकी मेम्ब्रेन पोटेंशियल का जो है ना वो डीपोलराइजेशन हो जाता है। यानी कि इसमें अब जो सबसे छोटा ऑप्शन था वो ये था विद इन मिनट्स। तो मैंने ए का ऑप्शन तो फर्स्ट पे मान लिया था कि ए को फर्स्ट है। अब ए का फर्स्ट में आपके फर्स्ट भी फर्स्ट रहा था, फोर्थ भी फर्स्ट रहा था, और मुझे बाकी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे को याद नहीं थी। तो अब इसमें से मैंने अब 2 ऑप्शन थे, या तो बी का सेकंड है या थर्ड है, या फिर सी का सेकंड है या थर्ड है। अब इसमें मैंने रिस्क लिया था कि इसमें मैंने
बी का मैंने सेकंड मान के ये ऑप्शन टिक कर दिया था क्योंकि थोड़ा ये ठीक लग रहा था कि कैल्शियम स्पाइकिंग इन एंड अराउंड रूट हेयर सेल न्यूक्लियस जो विद इन 10 मिनट्स हो जाती है। तो मैंने ये भी मतलब समझ लिया कि इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं थी मुझे, बट ये भी फिर मैंने इस पर टिक कर दिया। तो मैंने फिर आगे चेक किया था ये वाला क्वेश्चन अभी, तो ये वाला भी ये चीज़ होती है, कैल्शियम स्पाइकिंग होती है विद इन 10 मिनट्स में हो जाती है कैल्शियम स्पाइकिंग, जैसे आपका नॉड्यूल से और नॉड फैक्टर से आपका इंटरेक्शन होता है रूट हेयर्स का। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका ठीक हो गया, हमारा ठीक हो गया था। उसके बाद आपने इसमें एक और क्वेश्चन था, ये भी प्लांट फिजियोलॉजी से था आपका, कि इसमें 3 जीन आपको 4 जीन दिए हैं, टर1, गिड1, कॉल1 और PYL1। अब इसमें से क्या किया है, जिन प्लांट्स में इनको हटा दिया है उनको नाम दे दिया उन्होंने रेस्पेक्टिवली टर1, गिड1, कॉल1 और PYL1, यानी कि टर1 जो ट्री है या प्लांट है उसमें आपका टर1 जीन नहीं है। अब आपको इसमें सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन होनी थी कि टर1 जीन क्या करता है और गिड1 जीन क्या करता है, लेकिन ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। इसमें अगर आपके पास इन दोनों के बारे में इन्फॉर्मेशन है तो ये आप क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते। आपके पास इनकी इन्फॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए, कॉल1 और PYL, और ये थोड़े से रेयर, मतलब एक ज़्यादातर यूज़ नहीं होते, ये ज़्यादा पढ़े भी नहीं होते किसी लोगों ने। ये टिर1 और गिड1 तो पढ़े होते लोगों ने, तो इनके बेसिस पर आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते थे। जैसे टिर1 क्या काम करता है, टिर1 आपका जो मतलब टिर1 है या जो गिड1 है वो तो आपका जिब्रेलिन सिग्नलिंग में यूज़ होता है। गिड से जैसे गिड हो गया तो ये तो आ गया जिब्रेलिन, ये हम लोग याद रह जाता है जिब्रेलिन। टिर1 आपका हो जाता है, टिर1 आपका टिर1 का इसमें ऑप्शन मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी। टिर1 का भी एक ऑप्शन था कि टिर1 जो जीन है, ये शायद ऑक्सिन के लिए था, ऑक्सिन से रिलेटेड कुछ काम था इसका। तो अब इसके बेसिस इन दोनों इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आप जाओगे तो ये आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि टिर1 इन्होंने कहीं भी नहीं दिया कि टिर1 इज़ डिफेक्टिव इन ABS। यहाँ पे ABS सिग्नलिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे फिर टिर1 है, यहाँ पे जिब्रेलिन की बात कर रहे हैं। तो ये तो आप मान सकते हैं यहाँ पे कि टिर1 जिब्रेलिन के लिए होता नहीं, तो इस ऑप्शन को आगे लेकर चल सकते हैं। लेकिन गिड1 आपको पता है, गिड1 आपका जिब्रेलिन के लिए, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। यानी कि फोर्थ ऑप्शन आप इसमें सिर्फ निगेट कर सकते थे, बाकी 3 ऑप्शन इसमें आप निगेट नहीं कर सकते जब तक आपके पास कॉल1 या PYL1 की इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसमें भी फिर मैंने जब देखा गिड1, जैसे इन्होंने कहा कि गिड1 इज़ डिफेक्टिव इन ऑक्सिन सिग्नलिंग, अब गिड1 रिलेटेड नहीं था, यानी कि मैंने ये सेकंड ऑप्शन भी कैंसिल कर दिया था इसमें। उसके बाद फिर से जब यहाँ पे आया जिब्रेलिन सिग्नलिंग अब मेरे को पता था कि गिड1 से है, तो ये गिड1 के बेसिस पे मैंने इसको भी ऑप्शन को मैंने निगेट कर दिया। तो मैंने भी 3 ऑप्शन मैंने निगेट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली यही ऑप्शन बचा। तो फिर मैंने इसी को टिक कर दिया था। फिर मैंने आके चेक किया कि जो आपका है यही वाला ऑप्शन आपका ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन था कि सम मेटाबॉलिक एस्पेक्ट्स ऑफ RBC आर प्रपोज इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। RBC के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी, वो आपको सेलेक्ट करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके करेक्ट नहीं है। अब इसमें से करेक्ट नहीं है, यानी कि इसमें से देख लीजिए आप करेक्ट कौन कौन से हैं। करेक्ट देख, सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड डज नॉट अकर इन आरबीसी में फैटी एसिड की सिंथेसिस तो होती है, ये तो पता है। पेंटोस फॉस्फेट बाद में भी RBCs में होता है। उसके बाद RBCs कैन नॉट सिंथेसाइज GSH, ये आपका करता है ये, तो यानी कि ये आपका इनकरेक्ट हो गया। तो यानी कि इसको मान के चलो ये इनकरेक्ट हो गया, C ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। जैसे आपका C ऑप्शन इनकरेक्ट हो, आपको पता इन्फॉर्मेशन चली, तो C के ऑप्शन देख लीजिए, C कौन कौन से में, सेकंड में और थर्ड में है। अब C के साथ आप B को तो पहले ही आप निगेट कर चुके हैं कि वो करेक्ट है, तो यानी कि C के साथ D ऑप्शन बचता है। तो आगे आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके पास इन्फॉर्मेशन है या नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। C और D वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाता है इसमें। तो यहाँ ये मेरे ख्याल से 15 या 16 क्वेश्चन थे मैंने जो अभी चेक किया अपना पेपर में। तो बाकी इन 15-16 में से मेरे 15 तो ठीक थे, बाकी की और क्वेश्चंस मैं अभी चेक कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे मैं चेक करता रहूँगा उनकी वीडियो में बनाकर डालता रहूँगा। थैंक यू।